चलिए, टेस्टिंग वाले क्वेश्चन हमारे बाकी थे बायबैक में। बेसिक क्वेश्चन विथ जर्नल एंट्रीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज होने वाली थी। अब टेस्टिंग कैसे करने, उसके स्टेप्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। मैं एक बार वापस गो थ्रू करवा देता हूं आपको कि क्या क्या स्टेप्स थे क्वांटम फॉर बायबैक के। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप होता है, आपको शेयर आउटस्टैंडिंग का टेस्ट करना है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, उसके 25% आपको लेने हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा पहला आंसर। उसके बाद आपको शेयर होल्डर फंड का 25% करना है। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, उसका आपको करना है 25%। तो आपको मिलेगा शेयर होल्डर फंड रुपीज में। ध्यान रखना है, ऊपर आपके पास है नंबर ऑफ शेयर्स, और हर स्टेप में हमको नंबर ऑफ शेयर्स ही ढूंढने होते हैं। सो सेकंड स्टेप में जैसे ही आप एसएचएफ फाइंड करोगे, इट विल बी इन रुपीज, और जैसे ही आप उसको बायबैक की प्राइस से डिवाइड करोगे, आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये आपके पास आएगा सेकंड आंसर। स्टेप 3 में आपको डेट इक्विटी रेशियो का टेस्ट करना होता है कि आपका डेट अगर 2 है तो आपका इक्विटी 1 होना चाहिए। वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी, इट इज शेयर होल्डर फंड। अकेला इक्विटी नहीं होता, इक्विटी के साथ फ्री रिजर्व्स भी वहां पे होते हैं। ठीक है, तो उनका रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1। उसके हिसाब से जो मेरा आंसर आएगा वो होगा मेरे नंबर ऑफ शेयर स्टेप 3 के। अच्छा, इसमें स्टेप 3 में नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमको एक टेबल बनानी है। और टेबल में वो टेस्ट करके हम चेक करेंगे कि डेट इक्विटी 2:1 कैसे मेंटेन करना है। प्रैक्टिकल करेंगे, यू विल गेट मोर क्लियरिटी। तीनों आंसर में जो लोवेस्ट आंसर होगा वो शेयर्स आप मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्टेप 1 का आपका आंसर आया 50,000, स्टेप 2 में आपका आंसर आया 60,000, और स्टेप 3 में आपका आंसर आ रहा है 40,000। तो मिनिमम कितना है, 40,000। तो आप 40,000 शेयर्स बायबैक कर सकते हैं मैक्सिमम। उससे कम करना है अलाउड है, 40,000 से ज्यादा अलाउड नहीं है। तो कई बार हमको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, आपको बायबैक दे दिया होता है कि कितने शेयर बायबैक करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है 50,000 शेयर्स बायबैक करने हैं। कल वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 50,000 मैंने रैंडमली दे दिए थे। बट टेस्टिंग करने पे पता चला कि आपकी मैक्सिमम लिमिट 40,000 की आ रही है। तो क्या मैं 50,000 बायबैक कर सकता हूं, नहीं कर सकता, मुझे कितने करने पड़ेंगे, 40। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बायबैक 30,000 दिया होता और फिर हम टेस्टिंग करते तो पता चला 40 कर सकते हैं, तो क्या हम 30,000 बायबैक कर सकते हैं, तो हाँ। क्योंकि मैक्सिमम 40 है, मिनिमम तो मेरी मर्जी जितने करने कर सकता हूँ। 40 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 40 से कम होंगे तो चलेंगे। चलिए, अब इसको अपने क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। M44 444 लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च 2018, जिसमें हमको इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है 300, रिजर्व्स हमको दिए हुए सारे इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट रिजर्व। तो सारे रिजर्व्स में देखो, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, प्रीमियम फ्री रिजर्व, P&L फ्री रिजर्व, एक्सपोर्ट रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व। तो ये आपका फ्री रिजर्व नहीं है, नॉट फ्री रिजर्व। तो इसको हमको कंसीडर नहीं करना है जब हम शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन करेंगे तब। लोन, लोन का मतलब आपके पास डेट कितना है, 800 करोड़। ठीक है। अब इन्होंने नीचे बोला है कि भाई डायरेक्टर ने जो है स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह सब पास कर दिए हैं, और मार्केट प्राइस शेयर की चल रही है 25। और शेयर होल्डर को इंड्यूस करने के लिए, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए कि वो अपने शेयर मुझे दे वापस, रीपरचेज कराए, तो मैंने उनको ऑफर दिया कि भाई मैं तुमको मार्केट से कितना ज्यादा दूंगा, 20%। मतलब 25 रुपया भाव चल रहा है, बोले 20% हम ज्यादा ऑफर करेंगे। तो टोटल आप कितना दे रहे हो उसको, 30 रुपीज का आपने ऑफर दिया। जब आप 30 का ऑफर दे रहे हो तो ध्यान रखना है, इसकी फेस वैल्यू 10 है। जब आप जनरल एंट्री करोगे तो 20 रुपीज आपको कहाँ डाल देने हैं, प्रीमियम फोर बायबैक में। आपने उसको दिए 30 है, लेकिन फेस वैल्यू कितनी है, 10। तो 10 जाएगी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 20 वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, प्रीमियम फोर बायबैक में। Advise the company on maximum number of shares that can be bought back and record the journal entry assuming that buyback जो है वो टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो गया। और उन्होंने पूछा है कि अगर आपका लोन, आपका डेट 1200 हो तो क्या आपका आंसर बदलेगा, और 1500 हो तो क्या आपका आंसर बदलेगा। चलिए, अब अपने इसको सॉल्व करते हैं। नई फाइल के अंदर ही अपने पूरा सॉल्व कर देते हैं, सो यू विल गेट मोर आइडिया। काम करते हैं, उसमें ही कर देते हैं। ये इंफॉर्मेशन यहाँ से हटा देता हूँ मैं। ठीक, चलिए।
अपने टेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है मेरा, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग के कितने शेयर बाकी है। तो आप देखो यहाँ पे 300 करोड़ है, एक शेयर का भाव कितना, 10 रुपए, तो कैन वी से 30 करोड़ शेयर्स हुए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए, 30 करोड़। और फिर मुझे इसी 30 करोड़ का क्या कर देना है, 25%। सो 30 × 25%, बोलो कितना आ रहा है, आई थिंक 7.5। मतलब स्टेप 1 का आंसर है 7.5 करोड़ शेयर्स आप बायबैक कर सकते। क्लियर है स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है मेरा, 25% ऑफ व्हाट, शेयर होल्डर फंड। व्हाट इज शेयर होल्डर फंड, तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और ये सारी चीजें हम किस में लिख रहे हैं, ध्यान रखना, रुपीज में लिख रहे हैं। पेड अप कैपिटल मुझे दी हुई है 300 करोड़। फ्री रिजर्व हम जाके देख लेते हैं, अभी हमने देखा था कि एक फ्री नहीं है, तो 270 प्लस 100 प्लस 50, इट इज 420। सो टोटल कितना हो गया, 720 करोड़ रुपीज। अब हमें इसका कितने परसेंट करना है, 25%। तो 720 करोड़ का 25%, हाउ मच, 180 करोड़ रुपीज कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बाय बैक। बट मुझे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, तो डिवाइड किससे करना है मुझे, बायबैक की प्राइस से। और बायबैक की प्राइस हमने देखी थी 30 रुपीज थी। तो अब मेरा आंसर आया 6 करोड़, और ये 6 करोड़ क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो फर्स्ट स्टेप में 7.5 आंसर आया, सेकंड स्टेप में 6 करोड़ आंसर आया। दो स्टेप में कोई डाउट, यू कैन आस्क द डाउट इफ यू हैव। क्लियर है अप टू स्टेप 2। चलिए स्टेप 3, डेट इक्विटी रेशियो, जो कि मुझे मेंटेन करना है 2:1। और यहाँ पे अलग अलग डेट अपने को दिए हुए हैं, सो विल मेक अ स्मॉल टेबल फॉर द सेम, और हम टेस्टिंग करके देखेंगे। 3 ऑप्शन है मेरे पास, एग्जिस्टिंग डेट एंड जो एडिशनल उन्होंने पूछा है वो वाला डेट। एग्जिस्टिंग डेट अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में जाके, ये आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें देखो 800 करोड़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे टेबल में मैं फर्स्ट में कितना लिख लूंगा, 800। और नीचे उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि 1200 और 1500 हो तो क्या आपका आंसर बदलेगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1200 और 1500, ये मेरा क्या है, डेट है। अब मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखता हूँ सबसे पहले डेट की, ऊपर भी लिखा ही है मैंने, बट अब वापस में नीचे लिख लेता हूँ, 800, 1200, 1500। डेट इक्विटी रेशियो मुझे कितना मेंटेन करना है, कोई भी सिचुएशन हो, इट इज ऑलवेज 2:1। अगर आपका डेट 800 है तो इक्विटी कितना, ध्यान रखना, डेट अगर 2 होता है तो इक्विटी 1 होता है, डेट अगर 800 है तो इक्विटी 400, 600। जब मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं तो ध्यान रखना ये कौन सी इक्विटी की बात चल रही है, शेयर होल्डर फंड की। अब यहां पे मैं लिखूंगा प्रेजेंट इक्विटी, मतलब प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड। हमने अभी ऊपर स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट किया था, टोटल 720 CR था मेरे पास। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 720, 720, 720। नाउ मैक्सिमम अमाउंट फॉर इक्विटी डाइल्यूशन, मतलब इक्विटी को कम करने के लिए मैक्सिमम कितनी अमाउंट हम डाइल्यूट कर सकते हैं उसके बारे में। तब ध्यान से देखना, आपके पास 720 का इक्विटी है, और आपको बायबैक के बाद मेंटेन कितना करना होता है, 400 करना है, एज पर 2:1। मतलब 720 रुपीज आप खर्च कर सकते हो, आपके जेब में 400 बचने चाहिए, मतलब मैं 320 स्पेंड कर सकता हूँ। मेरे पास 720 पर्स में थे, 400 मुझे जेब में मेंटेन करने हैं, मतलब 320 रुपए आप स्पेंड कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन में आप देखो 720 आपके पास पड़े हैं, 600 बचने चाहिए, मतलब 120 स्पेंड होंगे। थर्ड वाले में 720 पड़े हैं, और आपके पास होने कितने चाहिए, 750। कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा, मतलब यहाँ पे बायबैक अलाउड नहीं है, क्योंकि 2:1 का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाएगा। अभी हमने जितनी भी अमाउंट निकाली है वो सब किस में निकाली, हमने रुपीज में निकाली।
अब इसको हम नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। चलिए नंबर ऑफ शेयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? 320, 120 एंड लास्ट वन में नॉट अलाउड। डिवाइड बाय क्या कर देना है आपको? बायबैक प्राइस। लेकिन ध्यान रखना है खाली बायबैक प्राइस से नहीं करेंगे, इसके साथ आप समझो जब आप बायबैक करते हो तो रिजर्व यूटिलाइज होते हैं, और रिजर्व यूटिलाइज होने से आपका शेयर होल्डर फंड चेंज हो जाता है। जब भी आप बायबैक करोगे तो आपके रिजर्व्स क्या हो जाएंगे? यूटिलाइज हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम सामने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी तो क्रिएट होगा, क्योंकि जितना हम इक्विटी बायबैक करते हैं उतनी अमाउंट कहां जाती है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। सो व्हाट यू हैव टू डू इन अ सिंपल वे, बायबैक के अंदर आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो ऑलवेज फेस वैल्यू पे ही होता है, ऑलवेज कौन सी प्राइस पे होता है? वो फेस वैल्यू पे। जैसे अभी मैंने बताया कि 30 रुपए दे रहा हूं मैं बाईबैक पे, 30 रुपए में फेस वैल्यू 10 है, 20 रुपीज किस चीज की हुई? प्रीमियम की हुई। कौन सा प्रीमियम है ये? प्रीमियम फॉर बाईबैक। तो आप ये जो फेस वैल्यू है इसको आप कहां डालने वाले हो? इक्विटी शेयर कैपिटल में। जब आप इसको इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल रहे हो तो यही अमाउंट अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर होने वाली है? सीआरआर में। इसलिए मुझे साथ में 10 रुपए भी कंसिडर कर लेने हैं। सो 30 रुपीज मेरी बाईबैक प्राइस प्लस 10 रुपीज मेरी फेस वैल्यू, टोटल कितना हो गया? 40। सो डिवाइड बाय 40, डिवाइड बाय 40। यहां पे आएगा 8। ये है नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बायबैक। मैं इतने नंबर ऑफ शेयर्स को बायबैक कर सकता हूं। अब हम क्या करेंगे? एक समरी बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो एक से ज्यादा ऑप्शन था अवेलेबल। चलो अब अपने एक समरी बना के रिजल्ट को एनालिसिस कर रहे हैं ऑप्शन 1 2 3 के अंदर। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 था 800 करोड़ डेट, 1200 करोड़ डेट और 1500 करोड़। सबसे पहले मैं लिखूंगा स्टेप 1 का आंसर। स्टेप 1 में आपको याद हो तो आंसर क्या आया था अपना? 7.5 CR। अच्छा, स्टेप 1 में तो डेट से कोई लेना देना ही नहीं था, तो तीनों सिनारियों में आप कितना लिखोगे? 7.5। स्टेप नंबर 2, उसमें आपका आंसर कितना आया था? 6 करोड़। इसमें भी डेट कहीं पे नहीं आता था, तो यहाँ पे भी मेरा आंसर क्या रहेगा तीनों के अंदर? और स्टेप नंबर 3, जिसमें हमारे पास पहले में 8 करोड़, दूसरे में 3 करोड़, और तीसरे में तो नहीं बोल दिया बायबैक पॉसिबल अज नहीं। और जब मैंने स्टेप लिखवाए थे तो बोला था कि तीनों स्टेप में से जो लोअर अमाउंट होगी, जैसे फर्स्ट वाले में देखो लोवेस्ट इज 6, सेकंड वाले में लोवेस्ट कितना है? 3। मतलब अगर ऑप्शन 1 में जा रहे हो तो मैक्सिमम 6 करोड़ कैन बी बाय बैक, और अगर आप सेकंड ऑप्शन में जा रहे हो तो मैक्सिमम 3 करोड़ शेयर्स कैन बी बाय बैक। इसको कहते हैं टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, जो आपको चेक करना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम वाला टॉपिक पूछा है तो। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो इन्होंने क्लियरली पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे जो मैं बायबैक करने वाला हूं। क्लियर? इसमें सिर्फ हमको वही फाइंड आउट करना था। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ बनाने को आएगी, तो इस बहाने अपनी एक बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। चलिए बैलेंस शीट अपने को दी हुई है। ओके। और आप देखो इस क्वेश्चन में फुल फ्लेज बैलेंस शीट बना के दी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेते हैं। देखो आपके पास इक्विटी शेयर पड़े 12,50,000 के, एंड पहली कंडीशन जो मैंने कल आपको बताई थी कि इट मस्ट बी फुल्ली पेड अप। कई बार क्या होता है ना कि कई सारे सम सॉल्व करते हो ऑलवेज फुल्ली पेड अप होता है, और अचानक से अगर पार्टली पेड अप आ गया तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। ध्यान रखना ये फुल्ली पेड अप को पार्टली पेड अप करना पड़ता है। रेवेन्यू रिजर्व दिया हुआ है, इट इज फ्री रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व। पी एंड एल अकाउंट फ्री रिजर्व। फिर सिक्योर्ड लोन्स दिए, लोन्स आर नथिंग बट योर डेट्स, डिवेंचर, अनसिक्योर्ड लोन, और एक लिखा है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब ये लॉन्ग टर्म डेट था जिसको 4-5 साल के बाद आपको रीपे करना था, और अब आप 5वें साल में पहुंच गए हो, इसलिए ये लॉन्ग टर्म में से निकल के कहां पे आ गया? आपका नॉन करंट में से निकल के करंट में आ गया। पता है ना आपको ये रूल, कि जो लाइबिलिटी होती है 1 साल से ज्यादा के लिए
मोर देन 1 ईयर के लिए, उसको कहते हैं नॉन करंट लाइफ। आप समझो कि 2020 में मैंने कोई डिबेंचर इश्यू किए थे, तो मैं उसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखा रहा हूँ? नॉन करंट में। और उसका टाइम पीरियड था 5 साल में मुझे उसको रीपे करना है। तो 2025 में जब मैं रीपे करूंगा, या फिर 2024 आप समझो, तब वो नॉन करंट में नहीं होगा, वो कहां पे चला जाएगा? करंट में, क्योंकि 2024 में अब उसको पे करने में कितने साल बाकी है खाली? तो जैसे ही 1 साल ही बाकी है, लेस देन 1 ईयर जब हो जाता है, तो वो लाइबिलिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है? करंट में। सो यहाँ पे ये करंट लाइबिलिटी आपको दी हुई है, बट ये भी आपका है क्या? डेट ही है, जिसका मेच्योरिटी पीरियड इस साल आने वाला है खाली। ठीक है, सो वी आर हैविंग 1 2 3 डेट्स। चलो फिर नीचे क्या दिखा है कि कंपनी वांट्स टू बाय बैक 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। 25,000 बायबैक करने 10 रुपए के हिसाब से, और बायबैक की प्राइस कितनी? बायबैक की प्राइस 20 है, फेस वैल्यू 10 है, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा? प्रीमियम ऑन बायबैक 10 रुपीज होगा, क्योंकि टोटल 20 है। वी नो दैट की फेस वैल्यू गोज टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अल्टीमेटली प्रोविजन होके कहां ट्रांसफर होगा? सीआरआर। बायबैक ऑफ शेयर इज ड्यूली ऑथोराइज बाय आर्टिकल, बोले सब जो फॉर्मेलिटीज है वो सारी खत्म हो चुकी है। And the payment for the buyback will be made by the company out of sufficient bank balance available as a part of current asset। ठीक है, ये सब तो। अब लिखा है कमेंट विथ योर कैलकुलेशन whether buyback of the shares by a company is within the provision of the Companies Act। जब भी ऐसा लिखा हो कि within the provision of Companies Act, मतलब they are asking कि भाई टेस्टिंग करके चेक करो, कंपनी तो बोल रही है 25 करने हैं, क्या वो 25 करने के लायक है? क्या उसकी मैक्सिमम परमिजेबल बाईबैक लिमिट 25,000 है या उससे ज्यादा है? वो चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद बोला चेक कर लो, उसके बाद बोले जनरल एंट्री लिख लेना, और उसके बाद आपको बायबैक के बाद वाली क्या बनानी है? बैलेंस शीट। ओके, चलिए तो स्टेप 1 क्या आएगा अपना? नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। चलिए, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग आप देखते हैं, अपने बैलेंस शीट में जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आप देखो 12,50,000 दिए, हेडिंग दे दो आप लोग नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, ऊपर लिखना टेस्टिंग। साथ साथ में स्पीडली लिखते जाना। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 12,50,000 रुपीज है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 1,25,000 होंगे। तो आपको लिख लेना है नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 1,25,000। अब हमको क्या करना है इसका? 25%। तो 1,25,000 का 25% कर दो आप। कितना? 31,250 शेयर्स। ठीक है, सो 31,250 शेयर्स मेरे पास आ गए। चलिए दूसरा स्टेप करते हैं। यहाँ पे मैंने शायद आपको उल्टा बोल दिया था, हमको पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप करना है, फुल्ली पेडअप को पार्टली पेडअप नहीं करते। ठीक है, फ्लो फ्लो में वो रिवर्स हो गया था। चलिए स्टेप 2 क्या है हमारा? स्टेप 2 है हमारा शेयर होल्डर फंड का कितने परसेंट करना है? 25%। एंड व्हाट इज शेयर होल्डर फंड? पेड अप कैपिटल प्लस ऑल फ्री रिजर्व। तो चलिए, पेड अप कैपिटल मेरे पास कितनी है? बैलेंस शीट में जाके देख लेते हैं। वी आर हैविंग पेड अप कैपिटल 12,50,000। अब कैलसी में आप लोग फ्री रिजर्व को प्लस कर दो, 15,00,000, 250 और 125, तीन रिजर्व है मेरे पास, 18,75,000। तो वी विल राइट इन स्टेप नंबर 2 12,50,000 पेडअप कैपिटल के, 18,75,000 आपके फ्री रिजर्व्स के, तो टोटल हो जाएगा मेरा 31,25,000। ये मैंने क्या ढूंढा? शेयर होल्डर फंड। अब मुझे इसके कितने परसेंट करने हैं? 25%। तो 7,81,250 अब सारे स्टेप्स अपने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने के लिए हो रहे हैं, सो इसको डिवाइड करेंगे। बाईबैक की प्राइस अपने को क्वेश्चन में दी थी, आई थिंक 20 रुपीज में बाईबैक करना है अपने को।
तो डिवाइड बाय 20, पॉइंट में आ रहा होगा आई थिंक। तो 39063 कर देता हूं मैं इसको, नंबर ऑफ शेयर्स। इतने शेयर्स में बायबैक कर सकता हूं मैक्सिमम। चलिए स्टेप 3 किया अपना, डेट इक्विटी रेशियो को मेंटेन करना है। इन विच रेशियो? 2:1। चलो वहां पे तो टेबल इसलिए बनाई थी हमने क्योंकि मोर देन वन ऑप्शन अवेलेबल था। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे डेट। डेट मेरे पास कितना है चेक कर लेते हैं अपने। कैलसी में टोटल करेंगे अपने। डेट का टोटल मार रहे हैं, 3 डेट थे मेरे पास। 18,75,000, 10 लाख एंड 16,50,000, 45,25,000। सो डेट में लिख लेता हूं 45,25,000 रुपीज। अगर आपका डेट 2 है तो इक्विटी 1 होना चाहिए, तो आधा कर दो आप। करो आधा, कितना आ रहा है? 22,62,000। ये हमारी इक्विटी होनी चाहिए। ये एज पर डेट इक्विटी रेशियो हमने चेक किया कि भाई कितनी इक्विटी होनी चाहिए। प्रेजेंट में मेरे पास इक्विटी कितनी है? एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी, इट इज ऑलवेज शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड हमने ऊपर निकाला था 31,25,000। ठीक है, मतलब 31,25,000 है। आप उसको 22,62,500 तक मेंटेन कर सकते हो। तो कितना हम डाइल्यूट कर सकते हैं? तो आंसर विल बी, तो पढ़ी, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे? बाय बैक प्राइस से। बाय बैक प्राइस के साथ किसको ऐड कर देंगे हम? फेस वैल्यू को। बाय बैक प्राइस 20 रुपीज थी, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, सो वी विल डिवाइड इट बाय 30। 28,750 नंबर ऑफ शेयर्स। इतने शेयर्स को हम क्या कर सकते हैं? बायबैक कर सकते हैं। चलिए, रूल क्या है? विच एवर इज लोअर, तीनों स्टेप में से लोअर अमाउंट चेक करते हैं। 28,750, 39,063 एंड 31,250। सो विच एवर इज लोअर, 28,750 इज मैक्सिमम लिमिट फॉर बायबैक। डन यहां तक? और कंपनी ने, आपको पता हो तो, 25,000 बायबैक करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया था। तो बताओ क्या कंपनी 25,000 बायबैक कर सकती है? यस, बिकॉज मैक्सिमम 28,750 था। टेस्टिंग कंप्लीट। नाउ वी विल गो फॉर जर्नल एंट्रीज। चलिए ध्यान दे देना, यहाँ पे लिखते भी जाना। फर्स्ट जर्नल एंट्री बायबैक की जो होगी, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम था ना, तो प्रीमियम ऑन बायबैक ऑल्सो डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। 25,000 शेयर बायबैक करने, 10 रुपए का प्रीमियम है, और 10 रुपए जाएंगे आपके कैपिटल में। तो कैपिटल में आएगा 2,50,000 और प्रीमियम में भी आएगा 2,50,000। टोटल होल्डर्स को कितना पेमेंट करना है आपको? 5 लाख का पेमेंट करना है।
क्लियर, फर्स्ट एंट्री क्लियर। सेकंड एंट्री, होल्डर्स को पेमेंट कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितना पैसा बाईबैक में वो लोग मांग रहे थे उनको देके बात कर दो खत्म। चलिए, सेकंड एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। थर्ड एंट्री है प्रोविजन की। इक्विटी शेयर कैपिटल में 2.5 लाख रुपए है। आपको 2.5 लाख रुपए कहां ट्रांसफर करने हैं? सीआरआर में। ये तो कंफर्म है कि 2.5 लाख सीआरआर में जाने वाले। आएंगे कहां से? फ्री रिजर्व से। बैलेंस शीट में जाके देखते हैं फ्री रिजर्व है कि नहीं हमारे पास। पहले ही आप देखो, आपके पास रेवेन्यू रिजर्व, दिस इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ जनरल रिजर्व। आपके पास 15 लाख रुपया पड़ा है, आराम से काम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा साथ साथ में भी देख लेते, प्रीमियम भी था वहां पे। और प्रीमियम के लिए देखो, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है ऑलरेडी 2.5 लाख, और वहां पे भी 2.5 लाख ही चाहिए थे, 2,50,000। मतलब दोनों का प्रोविजन आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पैसा किस में से ले रहे हैं? रेवेन्यू रिजर्व में से। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू सीआरआर 2,50,000। चौथी एंट्री, प्रीमियम को करना है। प्रीमियम के लिए पैसा कहां से ला रहे हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू प्रीमियम ऑन बाय बैक। प्रीमियम ऑन बाय बैक। डन, क्लियर। चलिए, 2,50,000 रुपीज। अच्छा, और कोई एंट्री होगी? अब नए शेयर इश्यू किए नहीं, कुछ भी हुआ नहीं, 4 एंट्री में अपना सम हो गया खत्म। खाली टेस्टिंग में लगा था टाइम। अब ध्यान देना, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, रूल आपको बता देता हूं। जब आप पुरानी बैलेंस शीट को बेस में रखते हुए काम करते हो, और व्हेन इट इज अ लाइबिलिटी, तो ध्यान रखना, जनरल एंट्री में अगर कोई लाइबिलिटी क्रेडिट हुई है तो प्लस करना है, डेबिट हुई है तो माइनस करना है। और जब आप बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट की असेट्स को वेरीफाई कर रहे हो, तो असेट अगर डेबिट हुई है तो प्लस करना है, क्रेडिट हुई हो तो क्या करना है? माइनस करना है। और जब भी एग्जाम के अंदर आप बैलेंस शीट बनाते हो तो पेंसिल से अपनी जर्नल एंट्रीज पे टिक मार्क करोगे, ताकि कोई चीज 2 बार ना आ जाए। चलिए, कैसे करना है ध्यान से देखना। बैलेंस शीट, सबसे पहले मैं पहुंच जाता हूं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, और ये सब डिजाइन को यहां से हटा देता हूं। चलिए शुरू करते हैं अपने। लाइबिलिटी में सबसे पहली इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी पड़ी है मेरे पास? 12,50,000। कैलसी में लिखिए 12,50,000। लिखो फटाफट 12,50,000। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बैलेंस शीट में जाते हैं, कैलसी में लिखा 12,50,000। अब हम जाते हैं जनरल एंट्री की तरफ। जनरल एंट्री में देखो, हम लाइबिलिटी चेक कर रहे हैं अभी। लाइबिलिटी क्रेडिट हुई तो प्लस करना है, डेबिट हुई है तो माइनस करना है। सबसे पहले आप देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है, माइनस कीजिए 2,50,000। आगे बढ़ते हैं, कहीं पे और इक्विटी शेयर कैपिटल है? नहीं है। बताइए नेट अमाउंट कितनी आई? 10 लाख। चलिए डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में जाएंगे, शेयर कैपिटल में। एक्चुअली आपको इसमें नोट्स बनाने होते हैं, जिसे नोट्स टू अकाउंट्स कहा जाता है। बट एज सच ओनली वन इंफॉर्मेशन इज देयर। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, नोट्स नहीं बना रहा हूं। कितनी अमाउंट आई थी? 10 लाख। राइट डाउन इन शेयर कैपिटल, और आगे ऐसा लिख लेना। एक्चुअली अलाउड नहीं है ऐसे लिखना, इसको नोट्स में लिखना होता है, भले ही एक इंफॉर्मेशन हो। जैसे हमने बैंकिंग में देखा था, शेड्यूल्स बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, बैलेंस शीट में जाते हैं, और बैलेंस शीट में भी जो जो इंफॉर्मेशन होती जा रही है उसको भी मैं टिक मार्क कर देता हूं। वी हैव डन विद दिस। रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख, लिखिए कैलसी में 15 लाख। जनरल एंट्री में जाते हैं। आ गई एंट्री। हाँ, देखो रेवेन्यू रिजर्व कहीं दिखाई दे रहा है? यस, थर्ड एंट्री में टिक मार्क कर दिया, माइनस कीजिए, डेबिट हो रहा है 2,50,000। अब मुझे नोट्स बनाना पड़ेगा क्योंकि रिजर्व्स में ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ पे एक नोट
नंबर 1 करके डाल देता हूं और उसका नामकरण होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें पहली चीज लिख रहा हूं मैं रेवेन्यू रिजर्व। कितनी अमाउंट आई थी? 12,50,000। लिख लीजिए आप लोग भी, एक शॉर्ट में नोट बना दीजिए साइड में, जगह मड़े एटले 3-4 लाइन की, नॉट मोर देन दैट। डन। रेवेन्यू रिजर्व 12,50,000, नोट नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस में। चलिए चलिए चलिए, वापस पहुंच गए बैलेंस शीट में। सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,50,000, कैलसी में लिखिए 2,50,000। जनरल एंट्री में जाके ढूंढते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां पे है। एसपी 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 डेबिट हो रहा है, -2,50,000, एसपी जीरो हो गया, मतलब एसपी को लिखने की जरूरत नहीं है। अगला नंबर आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, एसपी को कहीं नहीं लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलसी में लिखिए 1,25,000। चलिए, कहीं पे भी पी एंड एल आया ही नहीं जनरल एंट्री में, मतलब पी एंड एल उतना ही रहेगा, 1,25,000। डन भाई, समझ में आ रहा है ना? चलिए वापस जाते हैं बैलेंस शीट में। अब आया डिबेंचर, कितने के डिबेंचर पड़े? 18,75,000। क्या जनरल एंट्री में कहीं पे डिबेंचर था? तो 18,75,000 हम एज इट इज लिखेंगे। साथ में सुन लीजिए, अनसिक्योर्ड लोन था कहीं एंट्री में, वो भी एज इट इज आएगा। करंट लाइबिलिटी में 16,50 था कहीं एंट्री में, जो एंट्री में ही नहीं आया उनको साथ कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज उठा के लिख लेना है। चलिए, तो मैं लिख लेता हूं। अच्छा, यहाँ पे भी आपको एक नोट बनानी पड़ेगी, क्योंकि दो दो लोन दिए अपने को। सो नोट नंबर 2, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग की नोट बना रहे अपने, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाता है, जिसमें पहले हमारे पास पड़ा है डिबेंचर, अमाउंट इज 18,75,000। दूसरा पड़ा है मेरे पास उसमें अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड कहाँ था, कहाँ था? કેટલું હતું अनसिक्योर्ड? 10 लाख। डन डन। चलिए, तीसरा कौन सा था? करंट लाइबिलिटी वाला लोन, जो कितना था? 16,50,000। बट करंट लाइबिलिटी वाला इधर नहीं आएगा। ये कौन सा शेड्यूल है? नॉन करंट लाइबिलिटी का शेड्यूल है। करंट लाइबिलिटी वाले को सीधा सीधा डाल दो यहाँ पे बैलेंस शीट में। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिखेंगे 16,50,000। डन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 16,50,000। चलिए चलिए फटाफट। अब क्या बाकी रहा? देखो, लाइबिलिटी में कुछ भी बाकी नहीं, सारी चीजें हमने कॉर्पोरेट कर दी। अब जाते हैं असेट साइड। असेट में तो कुछ हुआ ही नहीं, कि हुआ कुछ? फिक्स असेट थी कहीं पे 46,50,000 फिक्स असेट एज इट इज इन बैलेंस शीट, सॉरी बैलेंस शीट। टेंजिबल असेट कितनी थी अमाउंट? तू टाइम पास करो जो। 46,50,000 क्या मार रहे हो? कहां लिखोगे? पीपीई के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, टेंजिबल असेट में 46,50,000। इंटेंजिबल नहीं है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। चलिए, करंट असेट कितनी दी हुई है आपको? 30 लाख। कैलसी में लिखिए 30 लाख। तो आप सोचोगे सर करंट असेट कहाँ आई? आई थी, बैंक कहाँ जाएगा? बैंक करंट असेट में तो होता है, नाम करंट असेट नहीं, बट बैंक इज अ पार्ट ऑफ करंट असेट। चलो, बैंक 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 ये रहा। कितना पेमेंट हो गया? 5 लाख, -5 लाख कर दो। तो करंट असेट में मैं लिखूंगा बैंक। कितनी अमाउंट आई? अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ, बैंक मत लिखना, क्योंकि वहां पे नाम बैंक नहीं था बैलेंस शीट में, खाली 25 लाख करंट असेट के सामने। डन। यहां तक समझ में आया? अब वापस जाते हैं हम एंट्रियों में, कौन कौन सी एंट्रियां रह गई है। तो चलिए, पहले एंट्री में आप देखिए प्रीमियम ऑन बाईबैक, यहाँ पे डेबिट हो रहा है। और थोड़ा नीचे जाओगे, चौथी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, कैंसल। फिर आता हूं मैं फर्स्ट एंट्री में, इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री में डेबिट हो रहा है, कैंसल।
अब बचा क्या पता है, CRR, ये तो किसी के साथ कैंसिल हुआ ही नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस में एज इट इज जाके CRR भाई को बिठा दो 2,50,000, मेक द टोटल, it will be 16,25,000 only, right? And then also you have to make the total of non-current liability long-term borrowing, 18,75,000 plus 10 lakh will be 28,75,000। और ये दोनों अमाउंट उठा के बैलेंस शीट में डालनी है अपने को। रिजर्व्स का टोटल 16,25, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का टोटल 28,75, दोनों का टोटल नहीं करना है। रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 1, 16,25,000 और नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग आई थी हमारी 28,75,000। एक बार अमाउंट में क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं, वही अमाउंट थी कि नहीं। हाँ, 1625 एंड 2875। मेक द टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड क्विक, फास्ट। सेवन जीरो 71,50,000 is the total of liability side. Now make the total of asset side and you will get the same answer. Your balance sheet got tallied. I hope so. I assume, I presume, and I pray to the God that your balance sheet will tally in exam also. Okay, this is the full-fledged question of buyback in which we have done testing, we have done journal entries, we have done balance sheet, everything. Now in the exam, they can ask you preference share, redemption of preference share. They can ask you buyback. They can ask you bonus share in a single question. So अगले लेक्चर में अपने एक प्रेफरेंस, बायबैक, बोनस का कंबाइन क्वेश्चन लेंगे, जैकपॉट क्वेश्चन, जिसमें तीनों चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा आपका। ओके, चलिए बाय बाय, टाटा।